सुरेंद्र राजपूत जी अब हमारे साथ जुड़ गए हुए। सुरेंद्र जी, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों के पास भी आती हूँ। सुरेंद्र जी, अगर अपने आत्मविश्वास की आप टॉप एज को भी, टॉप ग्राफ को भी ले लें, कहां पहुंचते हैं आप 370 के मुकाबले, जिसका दम बीजेपी भर रही है? अब तो एग्जाम का डेट निकलने में 20 मिनट बचे हैं सर। अंजना जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। कहते हैं ना कि पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी वो तने बैठे हैं, और आपको सिर्फ अदा करना था, आप तो किरदार बने बैठे हैं। सच बात यह है कि ये नजूमी हो गए, ये लोग 200 से नीचे आएंगे। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 200 के अंदर अंदर रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी योगी जी ने कहा कि हम 80 की 80 देंगे, धन्यवाद योगी जी, हम आपसे 80 की 80 ले लेंगे। आज की डेट में मुद्दा बेरोजगारी का, जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़क पर हैं, वो लोग आज वोट देंगे। वोट ये इस तरीके की बातें नहीं देंगे कि विषयांतर करने वाली बातें कि 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ कर दिया है। सच बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो पेपर लीक का मुद्दा है, और सारे मुद्दे गुजरात जाकर के टिक जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का परीक्षा का पेपर भी गुजरात में लीक होता, वो भी 1 हफ्ता पहले। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, आप चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ले लीजिए, चंदा दो धंधा लो की बात आप कर लीजिए, चाहे आप बाकी सारी चीजें कर लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की है, सब जनता जान रही है, सब जनता समझ रही है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें जितनी भी कर लेंगे, अमेठी जीत जाएंगे, रायबरेली जीत जाएंगे, मैनपुरी पर वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर जब एमपी काम करते हैं आकर के, तो उनसे पूछा जाता है अंजना जी कि पिछले 10 साल में आखिर आपने किया क्या। 10 साल पहले इन्होंने एक आदर्श गांव की स्थिति रखी थी। मुझे नरेंद्र मोदी जी सहित पूरे 80 सांसदों की बता दीजिए कि आदर्श गांव का क्या हुआ, कोई बता दे। उत्तर प्रदेश में बता दे कि पिछले उसमें ये 1 करोड़ बच्चे सड़क पर क्यों हैं, आरओ की परीक्षा वाले, पुलिस की परीक्षा वाले, बीएड शिक्षक, टीईटी शिक्षक, ये सारे के सारे सड़क पर क्यों हैं। और आप कह रहे हैं कि 80 की 80 जीतेंगे। अरे भाई, नारों से नहीं जीतेंगे, मुद्दों से जीतेंगे। मुद्दे इस बार राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी के गठबंधन के पक्ष में हैं। आप देखिएगा सरकार बनेगी। इस पर मैं दोनों एक्सपर्ट्स की राय लूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, लाभार्थी बैंक उनका बनाम मुद्दे जो विपक्ष कह रहा है असल मुद्दे हैं, कौन प्रभावी होगा। लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल हमारे साथ इलेक्शन कमीशन से, विज्ञान भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर में। अब देखिए, योग दिवस की और अन्य जगहों की तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही हैं। मतदाता कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करके देश में सरकार चुनते हैं, इन सब की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक ऑडियो विजुअल वहां पर दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए पूरा माहौल बन रहा है। कुछ ही देर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी वहां पर पहुंचेंगे, जो पूरी जानकारी देंगे तारीखों को लेकर। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, जो उनके नए 2 इलेक्शन कमिश्नर है, नेम प्लेट्स के साथ। अब ये इंतजार है कि वो वहां पर पहुंचेंगे। अशोक वहां से जुड़े हुए, जल्दी से उनसे लेके। अशोक, अब तो हमेशा इलेक्शन कमीशन की पीसी तो टाइम पर ही शुरू हो जाती है, माने कि अब बस 17 मिनट बचे हैं, 16 मिनट। बिल्कुल समय पे शुरू होती है, लेकिन उससे पहले वो पूरी डिटेलिंग बताएंगे कि कैसे कैसे इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद तारीखों की घोषणा बाद में होती है, ताकि लोग बंधे रहें, क्योंकि इलेक्शनों की तारीख अगर बता दी जाए पहले तो ज्यादा देर तक मीडिया वहां बैठेगा नहीं। तो इसलिए पहले अपना जो उनकी डिटेलिंग है इलेक्शन करवाने को लेकर के, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद चुनावों की तारीख की घोषणा होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि 6 से 7 फेजेज में ये चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी 2019 में 7 फेजेज में चुनाव कराए गए थे। लेकिन अंजना, अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, खासतौर से बीजेपी की, मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं। बीजेपी ने बहुत पहले से ही चुनावों की तैयारी कर दी थी, बहुत अच्छे पुख्ता ढंग से वो तैयारी करते हैं। प्रधानमंत्री के आप दौरे देख लीजिए, अमित शाह के दौरे देख लीजिए, बाकी नेताओं का जो कैंपेनिंग एक तरह से कहें चुनावों की तारीखों से पहले ही बीजेपी ने बहुत डिटेलिंग में करना शुरू कर दिया था। और बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की अंजना, वो बाकी पार्टियों से कहीं आगे है। अगर आप देखा जाए तो
उन्होंने एक एक सीट का सर्वे करा करके, जो कभी जीती नहीं, जो कम मार्जिन से हारी है, इन तमाम सीटों पर पार्टी ने सर्वे कराए, फीडबैक लिया, उसके बाद उम्मीदवारों को तय किया। आने वाले दिनों में और भी सीटों की घोषणा करनी है, कांग्रेस ने भी की है, बाकी पार्टियों ने भी की है। लेकिन कैंपेन की अगर बात की जाए, स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए, उम्मीदवारों को उतारने की बात की जाए, तो बीजेपी कहीं आगे दिखाई दे रही है। लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी के बारे में हमेशा अंजलि ये कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे की तैयारी में लग जाती है। और बीजेपी 2014 के बाद जो चुनावी मशीन कहा जाता है बीजेपी को, अमित शाह जिस ढंग से रणनीति बनाते हैं, या पार्टी के बाकी नेता जो मैराथन मीटिंग्स करते हैं रणनीति सीटों को लेकर के, संगठन को लेकर के, तो बीजेपी ने बहुत पहले से इसकी रणनीति शुरू कर दी थी। और प्रधानमंत्री ने जो लेटर भी लिखा है, जो एक लेटर लिखा है जिसमें 10 साल के कामों का अपना लेखा जोखा उसके अंदर रखा है, और आने वाले 5 सालों के लिए चुनावों में उन्होंने आशीर्वाद मांगा लोगों से कि समर्थन और आशीर्वाद दीजिए, और 5 साल में वो क्या करने वाले हैं। जो 10 साल में प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में जो विकास की यात्रा थी उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा चुनाव में जो पॉलिटिकल मुद्दे आते हैं, जो विपक्ष मुद्दे उठाता है, तरह तरह के मुद्दे हर फेजेस में, हर रोज चुनाव में दिखाई देते हैं। लेकिन मोदी ने ये एक तरह से साफ कर दिया है चुनाव की तारीखों से पहले, कल रात को जो चिट्ठी लिखी थी देशवासियों के नाम, उसमें ये साफ कर दिया कि देश का एजेंडा, जो बीजेपी का एजेंडा है, वो विकास का एजेंडा तो रहने वाला ही है। बाकी एजेंडे जो है काम के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, और आने वाले 5 साल में क्या एजेंडा रहेगा ये मोदी ने अपनी गारंटी, जो मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार, क्योंकि नए नए तरीके से मोदी लोगों के बीच में जाते हैं। क्योंकि जिस ढंग से मोदी के परिवार को लेकर लालू द्वारा टारगेट किया गया था, उसके बाद मोदी का परिवार एक बनाया गया था, पूरे बीजेपी की तरफ से कैंपेन शुरू किया गया था, और मोदी की गारंटी। तो देखना होगा किस ढंग से बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ बाकी मुद्दों को लेकर चलती है। बिल्कुल, कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। आपको बता दें 3-4 बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं। शशि शेखर जी, अभी भी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देखिए 13 मिनट बचे, 12 मिनट बचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलबुर्गी कर्नाटक में इस वक्त भी एक चुनावी रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केरल में मुख्यमंत्री ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट को मूव कर दिया है, चैलेंजिंग द वैलिडिटी, यानी वैध है या नहीं है सीएए, इसको चैलेंज करते वहां पहुंच गए हैं। उधर बीआरएस नेता के कविता पर कोर्ट का ऑर्डर 4:30 बजे के लिए सुरक्षित है, गिरफ्तारी को इनको लेकर बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। इन सब के बीच में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। सबकी बातें आपने सुनी, आपका टेक उस पर? मैं सिर्फ हमारे जो 2 दोस्त हैं प्रवक्ता, उन्होंने जो अपने अपने दावे किए सीटों के, तो मुझे गालिब याद आ गए। एक शेर सुना देता हूँ, बाकी तो जो है वो सामने आ ही जाएगा। देखिए पाते हैं क्या कुशाक बुतों से खैर, किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो देखते हैं दोनों में किसके लिए साल अच्छा जाता है। पर जातिवाद का आरोप ना लग जाए चुनावी टाइम में। अब वो शेर गालिब का है। अब वो ठीक है, मुझे मालूम नहीं जाति का क्या मामला है, लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मैं अपनी जाति बताने में कोई संकोच नहीं करता। जो मैं हूँ वो हूँ। चलिए, ये भी दिलचस्प है। आपको क्या लग रहा है विनोद जी, मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जो लाभार्थी बैंक बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि कई पिछले चुनावों में अगर हम देखें तो उनके लाभार्थियों की तूती बोली है, और इसी वजह से यूपी जैसे राज्य में वो वापसी कर पाए अपनी रवायत तोड़कर, या फिर मुद्दे हावी होंगे, सीएए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या लग रहा है? देखिए, सुरेंद्र राजपूत और शशि जी ने शेरो शायरी शुरू की है, तो 2 लाइन मैं भी सुना दूं, उसके बाद बात तो कहूंगा ही कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो मुद्दे और मेरा सवाल भी बहुत दूर नहीं था इससे, किस दिए में जान जो है, घी है या तेल है, वो काम का है। तो वही देखिए, लड़ाई मुद्दे बनाम मोदी की है। एक बड़ा लोकप्रिय नेता जो एनडीए के पास, बीजेपी के पास है मोदी जी के रूप में, उनकी रणनीति, उनका चेहरा, उनका परसेप्शन, उनका विजन, और उसके जवाब में विपक्ष के पास मुद्दे हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष उन मुद्दों को कितनी धार देकर जनता के बीच क्या उस तरह ले जा पाएगा, जैसे कि जब बीजेपी विपक्ष में थी ले जाती थी। अभी तक जो स्थिति है, अभी मुझे लगता है कि मुद्दे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विपक्ष को, और जिस तरह विपक्ष का पूरा हाउस अभी तक ऑर्डर में नहीं आ पाया है इंडिया गठबंधन का, धीरे धीरे आता दिख जरूर रहा है जहां जहां। तो मुझे इस बात की बड़ी वो है कि कांग्रेस पार्टी जो लीड कर रही है, चलिए आपने मान लीजिए
जहां पर गठबंधन है वहां आप उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, जहां आपको अकेले चुनाव लड़ना है वहां तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दीजिए कम से कम, उसमें तो आगे निकल जाइए या बराबर पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी चलिए, ठीक है। 250 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ठीक है। संजय तब तक बाजी मार ले जा रहे हैं क्योंकि उनको अंदर सीधा पहुंचना है। विज्ञान भवन में पहुंचे हुए, विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की हर खबर पर नजर रखते हैं। संजय, कुछ ही देर में चुनावी तारीखों का ऐलान, क्या क्या जानकारी पहले से हमारे दर्शकों को देने की स्थिति में है आप संजय? मैं अभी इस स्थिति में हूं कि 6 से 7 चरणों में चुनाव, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे और उससे पहले 9 चरणों में हुए थे। उस दोनों ही बार 2014 और 19 में इलेक्शन कमीशन पर लोगों ने सवाल उठाए थे कि जब चीजें इतनी विकास इतना तेजी से हो रहा है तो आपको इतनी ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है, चरण कम करने चाहिए। तो इस बार हो सकता है 6 से 7 चरणों में चुनाव हो जाएं और इसमें यह देखना दिलचस्प होगा क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव इसके साथ ही होते हैं या नहीं, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि यह सबसे मुफीद समय है चुनाव आयोजित करने का, यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव करने का। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है जो बड़े स्टेट हैं वहां 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इनमें पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इसके साथ ही जिन स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन सब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि नक्सली एरिया है, वहां पर सुरक्षा का पूरा जबरदस्त बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए आवश्यक है। और बस अब से थोड़ी देर में 10 मिनट रह गए हैं, 9 मिनट रह गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में, और लगभग 3:40 से 45 मिनट के आसपास तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चूंकि हमें यह बता दिया गया है अंदर जो ऐलान हुआ है कि एक लंबा कीनोट एड्रेस चलेगा, यानी ब्रीफिंग चलेगी शुरुआत में, और शुरुआती भाषण में सारी चीजें होंगे वक्तव्य में, जिसमें निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बताएंगे कितने मतदाता हैं, कितने बूथ होंगे, क्या इंतजाम होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती, ऑब्जर्वर्स की तैनाती, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, उन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इस बार ये हुआ है कि पिछली बार 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए घर पर वैन आती थी, जिससे घर से ही उनको मतदान करने की सुविधा थी, लेकिन इस बार इसकी संख्या, इसका बार है वो 85 साल कर दिया गया है। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें पहली बार होंगी। पहली बार ये रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश भारत बन गया है। 98 करोड़ से ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आयोग इस मुहिम में भी लगा है कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा हो। अंदर आपको दर्शकों को सुनाई पड़ रहा होगा, हम भारत हैं मुझ में, मैं हूं भारत, भारत है मुझ में। ये एक एंथम बनाया है, वोटर्स एंथम, जो एंथम लगातार चल रहा है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने कई लोकप्रिय हस्तियों को वोटर एम्बेसडर भी बनाया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोगों को यह बताने की कि मतदान आपका सबसे बड़ा अधिकार है, तो सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। सारे काम छोड़कर देश की सरकार चुनने में, देश चलाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए, यानी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बस अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अंदर से ऐलान की खबरें आ रही हैं, जो शुरुआती ऐलान हो रहे हैं ये बताया जा रहा है। और यह भी कहा गया है कि इस बार 6 से 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव स्मूथ कर, स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव कराने के लिए, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव कराने के लिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र के जो चुनाव के स्तंभ है वो है ऐलान, अलायंस और अलाइनमेंट, जिसमें सारी पार्टियां लगी हुई हैं, ऐलान भी कर रही हैं, अलायंस भी कर रही हैं और अलाइनमेंट भी अपना दुरुस्त करने में लगे हैं। और हर उम्मीदवार भी अपना अपना अलाइनमेंट दुरुस्त करने में लगा है कि यहां अगर फिट नहीं बैठ रहा तो उधर जा रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग का एक सूत्रीय एजेंडा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए और आखिरी वोटर की भागीदारी भी कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें निर्वाचन आयोग लगा है। और आज ये भी बताया जाएगा कि दुर्गम इलाकों में कितने कितने दिनों पैदल चलकर निर्वाचन टीम वहां पहुंचती है, चुनाव टीम पहुंचती है, और 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 वोटर के लिए किलोमीटरों पैदल चलती है निर्वाचन आयोग की टीम, और वहां जाकर उनके वोट लेकर आती है। तो यानी कुल मिलाकर बहुत चुनौती भरा काम है। और इसके लिए आज जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व, राष्ट्र का गर्व, आज उसका ऐलान होने वाला है। बिल्कुल।